हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा और रहस्यमयी है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, जिनमें से हर एक में अनगिनत तारे और ग्रह हैं। हर गैलेक्सी में स्टार्स, प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल वंडर्स भरे पड़े हैं। ये सब मिलकर एक विशाल और जटिल ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता रहा है। इसका सबसे पॉपुलर साइंटिफिक थ्योरी है बिग बैंग। ये थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक विशाल विस्फोट से हुई थी। एक ऐसा टाइम जब पूरा यूनिवर्स, जो कुछ भी हम देखते हैं, वो एक एटम से भी छोटे पॉइंट में कंप्रेस्ड था। ये पॉइंट इतना छोटा था कि हम उसे देख भी नहीं सकते। ये पॉइंट बहुत डेंस और हॉट था। इसमें हर चीज का बीज था जो हम जानते हैं। इसमें इतनी एनर्जी थी कि वो सब कुछ बदल सकता था। लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये पॉइंट एक्सप्लोड हुआ। इस विस्फोट ने यूनिवर्स को जन्म दिया। ये स्पेस में एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि स्पेस का एक्सपेंशन था। ये एक्सपेंशन आज भी जारी है। बिग बैंग से स्पेस, टाइम और सारा मैटर और एनर्जी शुरू हुआ। ये वो क्षण था जब सब कुछ अस्तित्व में आया। उन शुरुआती पलों में यूनिवर्स फंडामेंटल पार्टिकल्स का गर्म सूप था, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स थे। ऐसा टेम्परेचर और फोर्सेस जिसके बारे में हम अभी पूरी तरह नहीं समझते। ये कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम थीं कि हम उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस कैओटिक बिगिनिंग से यूनिवर्स ठंडा होने लगा और एक्सपैंड होने लगा। जैसे जैसे ये एक्सपैंड हुआ, इसमें नए स्ट्रक्चर्स बनने लगे। जैसे जैसे ये एक्सपैंड हुआ, एनर्जी मैटर में बदलने लगी। आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² के इक्वेशन ने हमें समझाया कि एनर्जी और मैटर एक दूसरे में बदल सकते हैं। इस एनर्जी टू मैटर कन्वर्जन से पहले पार्टिकल्स बने, जो हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये पार्टिकल्स मिलकर एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये पार्टिकल्स मिलकर स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बनाते हैं। बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे एविडेंस हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं, जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन होना और बिग बैंग की फेंट आफ्टरग्लो, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन 1960s में डिस्कवर हुई थी और ये हमें यूनिवर्स के शुरुआती दिनों की इंफॉर्मेशन देता है। ये एक कॉस्मिक बेबी पिक्चर की तरह है जो हमें दिखाती है कि यूनिवर्स कैसा था बिग बैंग के 380,000 ईयर्स बाद। ये हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और यूनिवर्स कैसे बना। बिग बैंग के बाद फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में यूनिवर्स एक भट्टी जैसा था, एनर्जी और पार्टिकल्स का उबलता हुआ कॉल्ड्रन। ये एक ऐसा समय था जब सब कुछ कैओटिक और एक्सट्रीमली हॉट था। लेकिन जैसे जैसे स्पेस एक्सपैंड हुआ, यूनिवर्स ठंडा होने लगा। ये कूलिंग प्रोसेस बहुत धीमा था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। ये कूलिंग बहुत जरूरी थी यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए। अगर यूनिवर्स कूल नहीं होता, तो गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स कभी नहीं बन पाते। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस अलग होने लगे और अपना अलग अलग रोल निभाने लगे। ये फोर्सेस यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को शेप देने में क्रूशल थे। बिग बैंग के लगभग 3 मिनट्स बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कंबाइन हो सके। ये पहला स्टेप था कॉम्प्लेक्स मैटर के फॉर्मेशन का। इसको बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। ये लगभग 17 मिनट्स तक चला। इस दौरान यूनिवर्स में सबसे पहले एलिमेंट्स बने। इस छोटे से टाइम में यूनिवर्स में सबसे लाइट एलिमेंट्स बने, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम, जो आज भी यूनिवर्स के सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स हैं, और थोड़ा सा लिथियम और बेरिलियम। ये एलिमेंट्स फ्यूचर स्टार्स और गैलेक्सीज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। हजारों सालों तक यूनिवर्स इन न्यूली फॉर्म्ड एटम्स और रेडिएशन का गर्म ओपेक फॉग बना रहा। ये एक ऐसा समय था जब यूनिवर्स बहुत डेंस और हॉट था। लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पाती थी। फोटॉन्स लगातार इस डेंस फॉग में फंस जाते थे। यूनिवर्स घने फॉग जैसा था। फोटॉन्स, लाइट के पार्टिकल्स, लगातार इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे थे। ये कॉलिजन्स लाइट को आगे बढ़ने से रोकते थे। इस ईरा को फोटोन एपॉक कहते हैं। ये एक ऐसा समय था जब यूनिवर्स में लाइट का मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल होता गया, एक बिग चेंज आया बिग बैंग के लगभग 380,000 ईयर्स बाद। ये चेंज यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री घूम रहे थे, प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल एटम्स बनाने लगे, ज्यादातर हाइड्रोजन। ये प्रोसेस यूनिवर्स को एक नई दिशा में ले गया। इस इवेंट को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये यूनिवर्स के एवोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने यूनिवर्स को ट्रांसपेरेंट बना दिया।
कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से फोटॉन्स स्कैटर नहीं हो पा रहे थे। यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया और लाइट पहली बार फ्रीली ट्रैवल कर पाई। ये मोमेंट यूनिवर्स के लिए एक नई शुरुआत थी। रिकॉम्बिनेशन के बाद यूनिवर्स डार्क एजेस में एंटर हुआ, एक ऐसा समय जब यूनिवर्स में कोई रोशनी नहीं थी। ये वो पीरियड था जब पहला स्टार नहीं बना था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और खालीपन था। इस दौरान ग्रेविटी का बिग रोल प्ले हुआ। ग्रेविटी ने मैटर को एक साथ खींचना शुरू किया। मैटर के डेंसिटी में छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस जो बिग बैंग के टाइम से थे, ग्रेविटी के काम करने के लिए सीड्स की तरह काम करने लगे। ये फ्लक्चुएशंस ही फ्यूचर स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच बने। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ग्रेविटी ने मैटर को पुल किया और बड़े बड़े क्लाउड्स बनाए हाइड्रोजन और हीलियम गैस के। ये क्लाउड्स धीरे धीरे और डेंस होते गए। इन क्लाउड्स को नेबुला कहते हैं, जो यूनिवर्स के सबसे सुंदर और रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ये पहले स्टार्स के नर्सरीज बने। यहां पर नए स्टार्स का जन्म हुआ। जैसे जैसे ग्रेविटी गैस को अंदर पुल करती गई, नेबुले के कोर्स ज्यादा डेंस और हॉट होते गए और एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया। अंत में टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। यही प्रोसेस स्टार्स के जन्म का कारण बना। पहले स्टार्स बहुत बड़े, हॉट और शॉर्ट लिव्ड थे, जो बहुत जल्दी अपनी एनर्जी खत्म कर देते थे। हमारे सन से बहुत अलग, ये स्टार्स बहुत मैसिव और ब्राइट थे। वो बहुत तेजी से शाइन करते थे। यूनिवर्स में अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन फैलाते थे। ये रेडिएशन बहुत पावरफुल थी। इस रेडिएशन ने सराउंडिंग न्यूट्रल हाइड्रोजन को आयोनाइज कर दिया, डार्क एजेस को खत्म किया और एपोक ऑफ रियोनाइजेशन की शुरुआत की। जैसे जैसे और स्टार्स बने, यूनिवर्स में रोशनी फैलने लगी। वो ग्रेविटी की वजह से क्लस्टर होने लगे और गैलेक्सीज बनाने लगे। ये क्लस्टर्स धीरे धीरे गैलेक्सीज में बदल गए। ये अर्ली गैलेक्सीज आज के स्पाइरल और एलिप्टिकल गैलेक्सीज से छोटे और इर्रेगुलर थे। इनका आकार और संरचना बहुत अलग थी। बिलियंस ऑफ ईयर्स में गैलेक्सीज आपस में कोलाइड और मर्ज हुए, जिससे नई और बीडीडीडी गैलेक्सीज बनी और बेहद कॉम्प्लेक्स होते गई। आज हम जो गैलेक्सीज देखते हैं वो इन्हीं प्रोसेसेस का परिणाम है। हमारा सोलर सिस्टम एक बड़े बारेड स्पाइरल गैलेक्सी में है, जिसे मिल्की वे कहते हैं। स्टार्स, गैस और डस्ट का एक जाइगेंटिक रोटेटिंग सिटी जो 100,000 लाइट ईयर्स में फैला है। यह हमारा गैलेक्टिक होम है। हमारा सन एक ऑर्डिनरी स्टार मिल्की वे के एक स्पाइरल आर्म में है, गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर। मिल्की वे एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है और बड़े बड़े गैस और डस्ट के क्लाउड्स हैं, जहां नए स्टार्स बनते रहते हैं। अगर आप मिल्की वे को ऊपर से देख पाते, आपको इसके स्पाइरल आर्म्स दिखते, ग्रेसफुल स्ट्रीमर्स जैसे सेंट्रल बल्ज के चारों ओर घूमते हुए। हमारी गैलेक्सी एक बड़े कॉस्मिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं। ये लगभग 54 गैलेक्सीज का ग्रुप है, जो ग्रेविटेशनली बाउंड है। मिल्की वे लोकल ग्रुप का सेकंड बिगेस्ट गैलेक्सी है। मिल्की वे लगातार इवॉल्व हो रहा है और अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। आपने सुना होगा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे की ओर बढ़ रही है, जो कुछ अरब वर्षों में टकराने वाली है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का प्रभामंडल पहले से ही मिल्की वे के साथ ओवरलैप करता है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे के बीच टकराव एक लंबी प्रक्रिया होगी। यह घटना हमारी मिल्की वे की संरचना को नया आकार देगी और एक शानदार नई आकाशगंगा का निर्माण करेगी। हालांकि यह भयावह लग सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि यह अरबों वर्षों तक हमारे सौर मंडल को प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉस्मिक वाइब्स।